हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका वेदा एकेडमी में। मेरा नाम है हरिप्रकाश शुक्ला और मैं लेके आ गया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। जो आपकी वन डे वन लेक्चर की सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में और बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आपको बच्चों एक अपडेट देनी थी कि जो आपकी लाइव क्लासेस हो रही थी अब वो दीपावली के बाद वो कन्वर्ट हो रही है मैराथन क्लास में। आपको एक ही दिन में एक चैप्टर, एक क्लास में, दो क्लास में पूरा पूरा चैप्टर मिल जाएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है आपके वो पास आ रहे हैं। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ है कि अब जो है लाइव क्लासेस वो 40 मिनट के ना रह के 2 घंटे या 3 घंटे या जितना भी हो पाए कि एक ही दिन में या मैक्सिमम 2 दिन में आपका जो पूरा एक चैप्टर है वो कवर हो जाए, जिससे आपको लास्ट में रिवीजन का भी टाइम मिले और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी टाइम मिले। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी जो आपको देनी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज के टॉपिक को। उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि अब जो हमारी मैराथन क्लास होंगी, मैराथन क्लास में काफी ज्यादा टॉपिक एक ही दिन में हो जाएंगे तो आप सबका नोट्स भी नहीं बना सकते। इसलिए अच्छा तो यही है कि नोट्स आप सीधा टेलीग्राम चैनल से जाके ले लीजिए। आप जाइए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए। उसके साथ आपको यहाँ पे क्विज भी मिलती है, डिस्कशन एंड डाउट्स मिलते हैं और पोल्स मिलते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको वेदा क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत से पूरा कोर्स रिकॉर्ड करके वहां पे रखा हुआ है वेदा ऐप पे। तो वो आपको मिल जाता है सिर्फ 1 रुपए के सब्सक्रिप्शन में, जहाँ पे सलील सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, भूपेश सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, एटी सर आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं और सोनू सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। इनसे आप लाइव क्लासेस भी शाम को मिलते हो। ठीक है। यही लोग आपकी मैराथन क्लास भी ले रहे होंगे। तो सारा कोर्स वहां पे जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में, साथ में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी आपको डायरेक्ट वहां पे मिलते हैं। तो इस वजह से सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में है। तो इसलिए आपको वेदा जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, जहां पे आपको लाइव क्लासेस तो मिल ही रही है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है और डाउट सॉल्विंग मिलती है, जो आपके ये इस वाले टाइम में बहुत काम आने वाली है कि जब आप जल्दी जल्दी टॉपिक रिवीजन करते हो, उसमें कोई डाउट आ जाता है, आप इजीली जाके वहां पे पूछ सकते हो। ठीक है। उसके अलावा आप यूट्यूब पे तो हो ही, साथ में आपको इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करना है। वहां पे बहुत सारा क्रिएटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपका वेट कर रहा है, तो जल्दी से जाइए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। चलिए, अब बात करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स के बारे में। फिनॉल जो होते हैं वो हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसा अल्कोहल के केस में भी देखा गया था। अल्कोहल से थोड़े ज्यादा ही अच्छे एसिडिक होते हैं, वो हम बात कर लेंगे आगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं इनकी एसिडिटी के बारे में। होते क्यों है एसिड, क्योंकि फिनॉल जो है कैसा होता है, जब इंजीनियरिंग हो गई हमारी, इसकी रिएक्शन अगर हम Na से करा दें तो क्या दे देगा, PHO- Na+, और साथ में H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है। तो इस वजह क्या है, ये फिनॉल जो है हमारे, वो मेटल के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, H2 गैस को रिलीज कर रहे हैं, तो हमारे एसिड हो गए। एसिड की डेफिनेशन ही होती है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एसिड। इसके अलावा फिनॉल जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन करता है। उसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं। PHOH NaOH क्या बनाएगा, आपको पता है एसिड क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो सॉल्ट यही वाला बन जाएगा, PHO- Na+, और साथ में H2O। तो ये जो है ये प्रूफ हो गया हमारे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल का। अब होते क्यों है एसिड, इसके बारे में बात करते हैं, एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इनका हम रेजोनेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो रेजोनेंस ड्रॉ करना आपको आता है, ये मैंने बना दिया फिनॉल। बेटा रेजोनेंस ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप, मैं यहाँ पे सिखाने जा ही रहा हूँ, आप एक बार सीख के आप खुद से बनाने की प्रैक्टिस करिए, तभी आपको समझ में आएगा। आप चाहे जितने वीडियोस देख ले, आपको समझ नहीं आने वाला है जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे बनाने का। बहुत आसान होते हैं, मैं सिखा देता हूँ। आप जानते हो फिनॉल जो है, इनके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब ये क्या करता है, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बना देता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा तो अब बेटा क्या होगा, कार्बन जो है इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी है, 1 2 3 4 और एक और आ गया, तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो उसकी वजह से 5 तो बन नहीं सकते, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 5 बना नहीं सकता। तो इस वजह से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस कार्बन पे आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो अब इसी को हम आगे बना देते हैं। अब इस स्टेप में जो हमने दिखाया वही यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे एरो से दिखाया उसी को दिखा दे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा लोन पेयर है वो बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा देते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे। क्लियर हो रहा है? बाकी सारा वैसे ही बना दो जैसा था। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये पूरे रिंग में डिलोकलाइज हो सकता है। क्लियर? तो फिर से हमने क्या किया, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दिया, तो इस वाले कार्बन की जो है वो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा ना इसके साथ में, तो 5 बनने लगेंगे, तो ये फिर से ब्रेक हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे। क्लियर हो गया? तो इसी को बना दो फिर आगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, उसको हमने छेड़ा नहीं है, जैसा था वैसे ही कर दिया है। क्लियर? और यहाँ पे ओ, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से इसी वाले जो नेगेटिव चार्ज है इसी को डिलोकलाइज कराएंगे, तो हमने कर दिया, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इस वाले कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे। क्लियर हो रहा है ना? 5 बॉन्ड कैसे, 1 2 3 और एक 4 हाइड्रोजन भी तो होगा इसके साथ में, तो उसका भी बनने लगेगा। अब यहाँ पे डबल आएगा तो 5 बॉन्ड बनने लगेंगे, तो 5 बॉन्ड हमें बनाने नहीं, इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यही काम करते रहते हैं हम पूरा रेजोनेंस बनाने में। तो फिर से बना दो क्या क्या हुआ इस बार। यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे ओ एच प्लस बन गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिव चार्ज जो है इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और फिर से हमारा फिनॉल बन जाएगा, ओ एच, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड। तो हुआ क्या है, बस ये डबल बॉन्ड जो है ना, इन्हीं की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे इस वाले इस कार्बन के बीच में था, और यहाँ पे इस वाले और इस वाले कार्बन के बीच में बन गया। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे रेजोनेंस आपको ड्रॉ करना है। अब रेजोनेंस ड्रॉ करने से हमें क्या समझ में आया, हम एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स की बात कर रहे थे, तो बेटा हुआ क्या, आप ये देख रहे हो कि रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, कि जो फिनॉल है हमारा ऐसे ना रह के कुछ इस फॉर्म में भी रहता है, ये इनका कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, इन सबके जो प्रॉपर्टीज है वो फिनॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या है, फिनॉल में यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी पाया जा रहा है। क्लियर हो गया? अब आप जानते हो कि ये तो sp2 कार्बन है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें पाया गया, तो ये sp2 बन जाता है। तो हुआ क्या, हम देख रहे हैं इसकी वजह से हुआ क्या है कि रेजोनेंस में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और ऑक्सीजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसे जहां से भी पॉसिबल होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। अब इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है, ये तो वैसे ही sp2 कार्बन है, ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये तो देने से रहा, तो बचा कौन इसके पास में, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने लगता है। ठीक है, अगर तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आ जाता है, इसके बॉन्ड को खींचता है, यहाँ पे ये H प्लस जो है अब क्या होगा, इजीली निकल सकता है। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूँ क्या हुआ, रेजोनेंस ड्रॉ किया, उससे हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर मिले, और हमें ये पता चला कि ऑक्सीजन पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी रहता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी आता है कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, जहां से पॉसिबल होगा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। उसने क्या किया, एच ओ एच के बॉन्ड का जो ओ एच वाला बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में खींचता है, तो H प्लस जो है वो इजीली निकल सकता है। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, हमारा जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर हो गया? तो हम लिख सकते हैं फिनॉल इज एसिडिक बिकॉज it is attached to sp2 hybridized carbon which makes OH bond more polar। क्लियर हो गया? क्या हो गया, sp2 कार्बन से ये डायरेक्ट अटैच है O ऑक्सीजन, तो इससे क्या होता है, sp2 कार्बन जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करता है, पोलराइज कर देता है हमारे OH वाले बॉन्ड को, और H प्लस आसानी से निकल जाता है, इस वजह से वो एसिडिक होता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब कि जो फिनॉल और एल्कोहल हमने दोनों पढ़ लिए हैं, इन दोनों में एसिडिक कौन ज्यादा अच्छा होता है।
तो उसमें बेटा फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड होता है। क्यों होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो एल्कोहल होता है वो हमारा क्या होता है, ROH। अगर इसका H प्लस निकले तो क्या बनेगा, RO माइनस बनेगा, ठीक है। और यहां पे क्या है, फिनॉल के केस में फिनॉल हमारा हो गया ये, अगर ये हमारा H प्लस लूज करता है तो क्या बन जाएगा, -H प्लस लिख देता हूं। इसको बोलते हैं बेटा फिनोक्साइड आयन, ठीक है। ये कौन सा आयन हो गया, फिनोक्साइड आयन। अब होता क्या है कि जब हमारा H प्लस लूज हो जाए, H प्लस निकल जाए, उसके बाद जो हमारा एसिड होना चाहिए बचे पार्ट पे क्या होना चाहिए कि जो निगेटिव चार्ज है वो बहुत अच्छे से स्टेबल होना चाहिए। अब इन दोनों केस में हम देखते हैं कि निगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा स्टेबल किस पे है, यहाँ पे लगा है एल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 ऐसे टाइप के कुछ ग्रुप लगे होंगे हमारे पास। बट यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग लगी हुई है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होती है। तो वो क्या करेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन के पास ही रह सकता है, बट यहाँ पे ये पूरे रिंग में भी घूम सकता है। कैसे, फिर से बना लेते हैं जैसे अभी हमने रेजोनेंस बनाया था। O माइनस है ये, फिर से वही काम करना स्टार्ट कर दो, ब्रेक किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये सेम वैसे ही रहे। अब क्या होगा, अब फिर से जो हमें दिखाना था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आगे डिलोकलाइज हुआ, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड ये टूट जाएगा ब्रेक होके, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये तो बॉन्ड था ही, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया। उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इससे आपकी रेजोनेंस बनाने की प्रैक्टिस भी साथ साथ में चल रही है, तो इस पे भी ध्यान देना है आपको, क्लियर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये कुछ ऐसा। और नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो होता क्या है बेटा कि नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन पे ही है, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो गया है पूरी रिंग में। नेगेटिव चार्ज ज्यादा जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इस वजह से क्या है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज हो गया है। इस वजह से फिनॉल जो होता है हमारा अच्छा एसिड होता है इन कंपेरिजन टू एसिडिक। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल बिकॉज, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो बिकॉज नेगेटिव चार्ज is stabilized by benzene ring। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को आपको तैयार करके ही रखना है, ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। आप इसको अच्छे से रिवाइज करना और साथ में रेजोनेंस बनाना, रेजोनेंस को ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पे, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या है, जिंक डस्ट के साथ में इसकी रिएक्शन, और दो हमारी नेम रिएक्शन जो कि तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन तो बार बार ही पूछी जाती है, चाहे वो डायरेक्ट नेम रिएक्शन में आपसे पूछ ले, चाहे वो आपको रिएक्टेंट देके आपसे प्रोडक्ट बनवा ले, या किसी लैंग्वेज के फॉर्म में भी कैसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये वाली रिएक्शन और साथ में कोल्स रिएक्शन और राइमर टाइमन रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन दोनों जो है ये आपको अच्छे से एकदम टिप पे होनी चाहिए, और साथ में ऑक्सीडेशन तो पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है, जैसा हम आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में भी पढ़ा था कि वहां पे भी क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। कोई इलेक्ट्रोफाइल आता था बाहर से, चाहे वो NO2 प्लस हो गया, चाहे Br प्लस हो गया, वो आके रिंग के साथ में अटैच हो जाते थे। ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे कहाँ पे अटैच होंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा जो ग्रुप लगा है, डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो कैसा है। जैसे हम फिनॉल की बात कर रहे हैं, तो फिनॉल जो है हमारा
वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों होगा ये आप जानते हो, अभी हमने जो रेजोनेंस बनाया था उसी को देख लो। हाँ सॉरी, यही वाला। इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है जहां पे उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। इसलिए जो हमारे फिनॉल होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको रेजोनेंस भी ड्रॉ करना है साथ में। मैंने एक बार ड्रॉ किया इसलिए मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं हमारे फिनॉल्स। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो पहली रिएक्शन जो है, तो जनरल रिएक्शन की अगर मैं बात कर लूं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो दो प्रोडक्ट हमारे बन जाएंगे, या तो ये बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगी, या फिर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ये वाली पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन। इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे नहीं जुड़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, वो जुड़ेंगे किसके केस में, जब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड के केस में, बेंजल्डिहाइड का केस हो गया या बेंजोइक एसिड का केस हो गया, वो हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी तो ये जान लीजिए कि अल्कोहल जो है ऑर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं। क्लियर? तो अब पहली रिएक्शन की बात कर लेते हैं, नाइट्रेशन। तो जब फिनॉल हमारा रिएक्ट करता है नाइट्रे HNO3 के साथ में, फिनॉल जो है जब HNO3 के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देगा, NO2 प्लस। ठीक है, तो NO2 प्लस आके जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पे भी जुड़ता है और पैरा पोजीशन पे भी जुड़ता है। प्लस, तो ये हो गया ऑर्थो पोजीशन पे, ये वाला, ये वाली कौन सी पोजीशन हो जाएगी, पैरा पोजीशन। क्लियर? तो यहाँ पे भी जुड़ जाता है। बट ये वाला जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 हमारा होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड में कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन की हम बाद में बात कर लेंगे, पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो ऑर्थो पैरा है ये सेपरेट किया जा सकते हैं बाई स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन से कौन से सेपरेट किए जा सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो सेपरेट किए जा सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। इसमें क्या होता है, इसमें पाया जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें पाई जाती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, कि जो हमारा ऑर्थो डायरेक्टिंग वाला आया प्रोडक्ट, ये वाला, ये प्लस और ये माइनस, तो होता है क्या बेटा, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी वजह से ये वाला पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। ये हो जाती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ये एक ही मॉलिक्यूल तो है, दूसरा तो है नहीं अभी, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलने लगे तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हो जाएगी हमारी इंट्रा मॉलिक्यूलर। अगर मैं पैरा वाले प्रोडक्ट की बात करूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब ये तो दूर है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर नहीं पाएगा। तो ये क्या करता है, दूसरे जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल्स इसके जो होंगे उनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई OH इधर प्रेजेंट होगा, तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारा क्या हुआ, होना स्टार्ट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई। तो जब दो, मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया,
इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में ऐसी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है, तो उससे क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ गए, और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गए तो उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाइयर हो जाएगा। इसने तो खुद के मॉलिक्यूल में ही कर लिया, और खुद के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम रह जाएगा, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है ना, अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर कर लिया तो दूसरे से अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, जब दूसरे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा ही टेम्परेचर दिया और वो तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने पहले कंडीशन बात करी थी वो क्या था, कि डाइल्यूट HNO3 होना चाहिए, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होगा तो क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर OH लिया हमने और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, तो ये इतना जबरदस्त डायरेक्ट करता है ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, कि तीनों पोजीशन पे ही ये दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, इन सब पे NO2 जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2, इसका नाम होता है बेटा पिक्रिक एसिड। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, आपको डाइल्यूट HNO3 देके पूछ रहा है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 देके पूछ रहा है। तो इस केस में भी आपको प्रोडक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। ऑर्थो और पैरा जब दो बनेंगे तो उसमें पैरा का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे क्या होगी, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, मैं लिख देता हूँ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कोल्स रिएक्शन के बारे में। तो कोल्स रिएक्शन क्या होती है हमारी, चलिए तो अब बात कर लेते हैं हेलोजनेशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, हेलोजिनेशन, इसमें भी दो टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर मैं Br2 से कराता हूँ फिनॉल का, ये हो गया फिनॉल, इसकी रिएक्शन आप Br2 से कराते हो, दो केस बनेंगे इसके। पहला, अगर आप कोई लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट लेते हो, जैसे CH2 हो गया, क्लोरोफॉर्म वगैरह हो गया, तो क्या होगा, इस केस में दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन जाएगा जब लो पोलैरिटी सॉल्वेंट लोगे, ये वाला मेजर होता है पैरा वाला। मेजर क्यों होगा ये वाला, मेजर इस वजह से होता है क्योंकि OH और Br के बीच में रिपल्सन ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि Br क्या है, बल्कि ग्रुप है, आप जानते हो, साइज काफी बड़ी है, तो साइज बड़ी तो इसकी वजह से क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा OH से, इस वजह से वहां पे रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाती और फिर रिएक्शन क्या है, पैरा पोजीशन पे हो जाती है। क्लियर है, बट अगर आप इसको Br2 के साथ रिएक्शन कराते हो इन वाटर, ऐसे लैंग्वेज में लिख देते हैं इन ब्रोमीन वाटर, तो उस केस में क्या होगा, तीनों जगह पे Br लग जाएगा, जैसे हमने पहले देखा था नाइट्रो के केस में। यहाँ पे NO2, यहाँ पे भी NO2, सॉरी Br, वो तो नाइट्रो का केस था। तो यहाँ भी Br, यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी Br लग जाता है, तो ट्राई ब्रोमो वाला प्रोडक्ट बन जाता है जब आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हो। क्लियर हो गया, चलिए अब बात कर लेते हैं कोल्स रिएक्शन के बारे में। तो सिंपली रिएक्शन क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, फिनॉल का रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं NaOH के साथ में, ये फिनॉल हो गया, NaOH के साथ में रिएक्शन कराया, आप जानते हो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो O माइनस बन जाएगा, O माइनस Na प्लस, उसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ में, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन एसिड, तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बन जाता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे लग जाता है आपका CHO, सॉरी COOH,
मैकेनिज्म देख लेते हैं। वैसे तो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी इजी सी होती है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। होता क्या है, यहां तक तो आप जानते हो, O माइनस Na+ बन गया, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन थी। उसके बाद इसकी रिएक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो होता क्या है, ये यहां से अटैक करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वापस करता है, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, और ये जाके अटैक करता है कहां पे, कार्बन पे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे ही रहेंगे, यहां से ये C, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड O और O माइनस। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो लूज हो गई, ठीक है। तो ये एरोमेटिसिटी को गेन करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे एक H भी तो होगा, 4 बॉन्ड बनाने, ठीक है। तो H यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये फिर से पाई बॉन्ड बना देगा, H+ निकल जाएगा, और यहाँ पे ये O- फिर से बन जाएगा जैसा पहले था, ठीक है। तो अब क्या हुआ इस केस में कि आपका ये बन गया O- Na+, और यहाँ पे क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दोगे आप, H+ से हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो वापस OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और ये बाकी बॉन्ड तो बन गए, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्लियर हो गया। रिएक्शन सिंपल है, पहले फिनॉल का रिएक्शन कराओ NaOH के साथ में, उसके बाद में उसका CO2 के साथ में रिएक्शन करा दो, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बस इतनी सी रिएक्शन है, सैलिसिलिक एसिड जो है वो आपका बन जाता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रायमंड-टेमन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो रायमंड-टेमन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें भी सेम काम ही होता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, फिनॉल लेते हो और इसकी रिएक्शन कराते हो क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH, कुछ इंटरमीडिएट बनता है ऐसा, O- यहाँ पे, और यहाँ पे बनता है CHCl2, ठीक है। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं, NaOH, इसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी, पहले NaOH से कराते हो, ये दोनों Cl रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाता है ये O- और CHO, ये बनता है, और फिर उसके बाद में फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो H+ से, ये प्रोडक्ट बन जाता है CHO। इसका जो नाम होता है वो होता है सैलिसिल्डेहाइड, सैलिसिल्डेहाइड, ठीक है। तो ये आज आपका हो जाता है प्रोडक्ट। क्या क्या करते हो, पहले हम क्लोरोफॉर्म के से रिएक्शन कराते हैं फिनॉल के इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, उसके बाद में ये इंटरमीडिएट बनता है, फिर उसके बाद में उसका बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो ये दोनों Cl रिप्लेस होके CHO बन जाता है, और फिर उसके बाद में H+ जो है वो अटैच एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, और फिर वहां पे CHO बन जाता है। क्लियर हो गया। चलिए मैकेनिज्म इसमें वैसे तो मैकेनिज्म है नहीं, इसमें क्या होता है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपका कार्बीन बनता है, एक इंटरमीडिएट होता है कार्बीन, वो यहाँ पे जनरेट होता है। तो MCQ टाइप में पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए जान लीजिए कैसे बनता है वो कार्बीन। CHCl3 है आपका, Cl और ये Cl, ये बेस है OH-, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है कि ये H+ जो है बहुत एसिडिक हो जाता है, ये वाला, ये जो H है ये बहुत एसिडिक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे Cl लगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड को पोलर करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो ये कार्बन जो है, ये पूरा जो ग्रुप होता है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब OH- आता है तो इजिली निकल जाता है। तो यहाँ पे ये बनता क्या है हमारा CCl3, H+ निकल गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CCl3-, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, ठीक है। अगर मैं लिख दूं ये कुछ ऐसा सा रहता है, अब होता क्या है, ये निगेटिव चार्ज जो है इसका, ये क्लोरीन लेके निकल लेता है, तो यहाँ पे ये बन जाता है
ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है स्पीसीज, इसको हम बोलते हैं कार्बीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट क्यों है? चार्ज तो नहीं है इस पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बेटा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 क्लोरीन से बॉन्ड बना रखे तो 6 हो गए, बस 6 ही है यहाँ पे, तो होने चाहिए कितने, 8। इस वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो है अटैक करता है फिर से यहाँ से O माइनस जो है यहाँ से ऐसे फिर से अटैक करता है, जैसे हमने पहले मैकेनिज्म में देखा था, और ये जाके ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है, और फिर बाद में वो H प्लस लेता है और CH Cl2 बन जाता है। इसके बाद में इस वाले स्टेप के बाद में क्या होता है कि ये जो आपका बनता है ना इंटरमीडिएट, O माइनस CH Cl और Cl, ये दोनों रिप्लेस हो जाते हैं किसके साथ में, NaOH से जब रिएक्शन होती है, आप जानते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ रखा है, तो ये Cl जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं 2 OH के साथ में, लेकिन आपको 2 OH तो दिख नहीं रहे। एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल होते ही नहीं है। तो होता क्या है, अगर मैं इसको फिर से बनाऊं, OH माइनस से रिएक्शन होती है, तो यहां पे बनता है ये CH OH और OH। अब होता क्या है, ये जो है ये H2O बन के वो बाहर निकल जाता है और यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये फाइनली क्या होता है, कुछ ऐसा सा सीन बन जाता है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और फिर H प्लस से कराते हो तो तुम्हारा एसिडिफाई होके हाइड्रोलिसिस होके फिर CHO कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल है। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, रिएक्शन ध्यान रखनी है कि क्लोरोफॉर्म और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इंटरमीडिएट आपको ध्यान में रखना है, कैसे बन रहा है वो भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है, और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका इंटरमीडिएट है, सॉरी अटैकिंग रिएजेंट है जो, वो कौन सा है, वो कार्बीन है। इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बीन है, ये जो CCl2 था, ये कार्बीन जो है, ये आपको MCQ टाइप वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट था, तो कार्बीन बनता है। कार्बोकैटायन कार्बोनाइन ये सब इंटरमीडिएट हमने पढ़ रखे, बट एक कार्बीन एक अलग टाइप का होता है, अगर आप हायर क्लासेस में ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ोगे। क्लियर हो गया? चलिए, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं, फिनॉल है, इसके रिएक्शन आप जिंक के साथ करा दो, जिंक डस्ट, तो क्या होता है, ये फिनॉल बन जाता है, सॉरी बेंजीन बन जाता है। ठीक है, वैसे तो मैकेनिज्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट होता क्या है, कन्वर्जेंस में आपको बहुत काम आएगी है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आप फिनॉल से डायरेक्ट बेंजीन बना रहे हो तो आप सीधा जिंक डस्ट का यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए, अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो होता क्या है बेटा, जो आपका फिनॉल है OH, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ में कराते हो, Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ में। इसके साथ में अगर आप इसकी रिएक्शन कराने जाते हो तो यहाँ पे क्विनोन का जनरेशन होता है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, जिसको हम बोलते हैं बेंजो क्विनोन। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन भी आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट डायरेक्ट पूछी जाती है आपको। ठीक है, ऐसे लिख देगा फिनॉल और ये वाला रिएजेंट डाल के आपसे प्रोडक्ट पूछ लेगा, तो आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए, कुछ नहीं है, सिंपली क्या हो, 2 जगह ऑक्सीजन लग जाते हैं हमारे, और ये डबल बॉन्ड बस बीच बीच में ही रह जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा फिनॉल का रिएक्शंस का पार्ट, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली, रामेटाइमिन रिएक्शन पढ़ ली, उसके बाद में हमने कोल बेस रिएक्शन पढ़ ली, और फिर लास्ट में हमने ऑक्सीडेशन देख लिया और जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन देख लिया। तो ये फिनॉल की रिएक्शन जो है ये यहाँ पे खत्म होती है। एसिडिक कैरेक्टर वाला जो इसका पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। आपको ये बताना, एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक क्यों है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर वगैरह आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे आपको डेली पीडीएफ मिलते हैं, क्विज मिलते हैं, डिस्कशन एंड डाउट्स मिलते हैं और पोल्स मिलते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन करिए। इसके अलावा आपको वेदा ऐप पे आना है, वेदा ऐप पे 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा, आपको पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। ठीक है, 11-12 का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर वहां पे पड़ा हुआ है, साथ में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो वीडियो फॉर्म में रिकॉर्डेड है पूरे, वो वहां पे पड़े हुए हैं, आप जाके डायरेक्ट उनको चेकआउट कर सकते हो सिर्फ 1 रुपए में। उसके साथ आप टेस्ट दे सकते हो, आपको लर्निंग रिपोर्ट्स मिल जाती है अपनी वहां पे, और डाउट सॉल्विंग तो है ही वहां पे। ठीक है, तो आप 1 रुपए में इन सारे बेनिफिट्स जो है इनका फायदा उठा सकते हो।
क्लियर? चलिए, इसके अलावा आप यूट्यूब पे तो देख ही रहे हो, साथ में इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो करना है वेदा एकेडमी को, वहां पे भी बहुत सारा क्रिएटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपका वेट कर रहा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस लेक्चर में आए, और दीपावली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और अनाउंसमेंट एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो दीपावली है उसके बाद में आपकी मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब क्लास 12 का एग्जाम बहुत पास में है, तो इस वजह से ये डिसाइड हुआ है कि अब मैराथन क्लास चलेगी, जिसमें एक या मैक्सिमम 2 लेक्चर में आपका पूरा पूरा एक चैप्टर जो है वो कवर होने लगेगा। तो उससे क्या है, आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा रिवीजन करने का बाद में, और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का, इस सब के लिए काफी टाइम मिलेगा। ठीक है, तो दीपावली की आपको सब बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से फेस्टिवल को एंजॉय करिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।